हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नमेंट बजट यानी क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का बजट चैप्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा 6 नंबर का, यानी कि 6 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो 6 क्वेश्चंस बहुत है और टर्म 1 में आपको पता है सारा का सारा एमसीक्यू बेस्ड है, इसीलिए क्लास इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट के अंदर हम बजट को 0 to end पूरा फिनिश कर लेंगे। देन हमारा बच जाएगा बीओपी और देन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये पूरा का पूरा मैक्रो खत्म हो जाएगा। तो 18 नंबर का आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, लाइव टेस्ट, जैसे हम लोगों ने अकाउंट्स का टेस्ट लिया ना पार्ट 1 का 18 नंबर का, उसी तरीके से। तो आप अच्छे से इसको देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, आपको 12th का 2021-2022 सेशन के बच्चों के लिए आपको लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक, पार्ट बाय पार्ट वीडियोस मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास आज का बजट चैप्टर। देखो, पिछली क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं पिछले क्लास की, तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ सिखाई थी। जैसे पिछले क्लास के अंदर मैंने बताया था कि बजट होता क्या है और बजट बनाने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कि हम बजट क्यों बनाते हैं, ये सारी बातें हमने सीखी थी। इवन हम लोगों ने क्लास ये भी सीखा था, शॉर्ट में बताया था, मीरा, MERA। ऑब्वियस या क्लास आप नीचे जरूर इसका फुल फॉर्म लिखोगे अगर आपको याद होगा तो। फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, जो कि रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, बाकी आपका एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारी चीज़ समझा दी थी आपको। मैंने कहा था जो रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं वो रेगुलर नेचर की चीज़ें होती है, डेली बेसिस पे सरकार के जो खर्चे हैं, कमाई है, वो डेली बेसिस का होता है। लेकिन जो कैपिटल नेचर होता है बेटा, कैपिटल नेचर जो होता है वो कभी कभी होता है, यानी जैसे मान लो बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग बेचा, लोन, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, ये सारी चीज़ें। बोरोइंग इज अ क्लास, जो बोरोइंग है वो रिसीट है, लेकिन डेट भी साथ साथ क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी मैंने बहुत सारी बातें बताई थी और मैंने कहा था आपसे कि अगली क्लास में आज क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो अभी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने वाला हूं और आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर दोगे। उसके बाद मैं आपको बजट के टाइप्स बताऊंगा, डेफिसिट के टाइप्स बताऊंगा, और फिर अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और इम्प्लीकेशन करेंगे, और देन हमारा चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गिविंग रीजन। आप रीजन दो और बताओ क्लास, कैटेगराइज करो फटाफट क्लास, रीजन दे कैटेगराइज करो। आप देखो क्लास, आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, आप एक बार चेक कर लो। चलो, आपको आई होप स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही होंगी। तो आप जल्दी से मुझे बता दो क्लास, रीजन देकर आपने बताना है। गिविंग रीजंस, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ इसमें से कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीजन के साथ आप लोगों को बताना है। चलो, पहला पॉइंट क्या है, इसमें लिखा है ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। देखो, ग्रांट है, डोनेशन है, चैरिटी है, सब रेवेन्यू है। क्यों? टिक मार्क वाले में रीजन नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ क्लास, क्या पता रीजन से ही कोई क्वेश्चन पुटअप कर ले वो। तो ये इसलिए क्योंकि इससे ना ही सरकार की कोई भी एसेट कम हो रही है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये सरकार की फ्री की इनकम है। ठीक है। सेकंड क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन। भाई लोन कैपिटल है, लोन अगर आप पे कर रहे हो तो आपकी जो इसमें पूछा है ना रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ, तो रीपेमेंट ऑफ लोन जो है ये ग्रांट गिवन है, आपने ग्रांट दिया हुआ है। ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, आपने ग्रांट दिया है, तो ना ही कोई असेट क्रिएट हो रहा है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने किससे लोन लिया हुआ था, आपने उसे रीपे कर दिया, तो लायबिलिटी कम हो जाती है। रीपेमेंट ऑफ लोन से लायबिलिटी कम होगी, इसीलिए कैपिटल नेचर का है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो ये भी क्लास कैपिटल नेचर का है, बिकॉज रोड आपके लिए असेट है, इनसे आप रोड टैक्स कलेक्ट करते हो, रोड आपके लिए असेट है, तो ये कैपिटल नेचर का हो गया। तो जो भी अकाउंट्स में पढ़ते थे ना आप, सेम सेम वैसा ही समझ लो। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट किस नेचर का है क्लास, रेवेन्यू। तो आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन इज विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ए रेवेन्यू, बी कैपिटल, सी बोथ, डी नन। तो आप ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो रेवेन्यू नेचर का है। पेमेंट ऑफ सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो, तो ये भी किस नेचर का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर खर्चा है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है आप उनको जो तनख्वाह दे रहे हो, ये भी रेवेन्यू नेचर का ही एक्सपेंस माना जाएगा, रेवेन्यू नेचर का है। टेकिंग ओवर अ प्राइवेट फर्म, आपने एक कंपनी खरीद ली, तो ये तो असेट है ना। आप मुझे ये बताओ कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, जिससे ना ही सरकार की कोई असेट क्रिएट होती है, ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है, जिससे सरकार की कोई ना कोई असेट क्रिएट होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम हो जाएगी। आप प्राइवेट फर्म को खरीद रहे हो तो आपकी असेट क्रिएट हो रही है, तो असेट क्रिएट हो रही है तो किस नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल नेचर का। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, भैया सब्सिडी जो है उससे ना ही कोई असेट आती है तुम्हारे पास, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है, तो सब्सिडी कैसा एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
परचेज ऑफ शेयर्स, भैया शेयर्स खरीदा यानी इन्वेस्टमेंट, शेयर्स यानी कि इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट यानी कि एसेट, तो शेयर खरीदा तो ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो यानी इसका जो टिक करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर टिक करोगे। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे रेवेन्यू और कैपिटल को आइडेंटिफाई करने में। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रेवेन्यू जो है वो रैकरिंग नेचर का होता है, कैपिटल नॉन रैकरिंग नेचर का होता है। देश को चलाने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है। असेट को बिल्डअप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बियर करते हैं। नेक्स्ट, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस वो एक्सपेंडिचर पे बेस था, ये रिसीट पे बेस है। फॉलोइंग रेवेन्यू रिसीट आपको बताना है या आपको बताना है कैपिटल रिसीट है रीजन के साथ। तो रीजन के साथ मैं बताऊंगा आपको कि रेवेन्यू क्या है। देखो लोन लिया, देखो रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, ये आपका कैपिटल रिसीट है, क्योंकि इससे आपकी असेट कम होती है, नहीं तो लायबिलिटी आपकी बढ़ती है। तो लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये किस नेचर का हो जाएगा, कैपिटल नेचर का। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स, किसी भी टाइप का टैक्स हो, किसी भी टाइप का टैक्स हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, कोई भी टैक्स हो भैया, टैक्स रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि टैक्स से सरकार का पैसा आ रहा है, ना ही सरकार की कोई एसेट कम होती है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ता है, फ्री का पैसा सरकार के पास आ रहा है। सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ ए पीएसयू, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल रिसीट के अंदर आता है। रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स, ये तीनों क्या होता है, आपका कैपिटल रिसीट। ध्यान रखना, डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो आपका कैपिटल नेचर का है। डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, ये सब रेवेन्यू है, इससे ना ही सरकारी कोई एसेट कम होती है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ एलआईसी, सरकारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी रेवेन्यू है। जहाँ पे तुम्हारे पास कोई ना कोई असेट कम हो, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़े, वही कैपिटल है, अदरवाइज सारे रेवेन्यू। जीएसटी मैंने कहा था क्लास, अभी टैक्स तो रेवेन्यू ही है। अमाउंट बोरो, लोन लिया है भैया, लोन लिया है तो ये कैपिटल नेचर का है। आपने उधार ले लिया, लोन ले लिया तो लायबिलिटी बन गई ना इसमें, तो ये कैपिटल नेचर का है। रिकवरी ऑफ लोन अमाउंट फ्रॉम भूटान, आपने भूटान को लोन दिया था और उससे वापस मिल गया, तो भैया रिकवरी ऑफ लोन इज ऑल्सो कैपिटल नेचर। तो लोन अगर आपने रिकवर कर लिया तो ये भी किस नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का होगा। तो इस तरीके से रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को आप आराम से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यही था। अब आप बात करते हैं टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था, काफ़ी सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी, तो आज मैं उसे कंक्लूड करूंगा। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया था, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इनसे, जैसे जो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स है, बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस आर नॉट शिफ्टेबल। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो बर्डन ऑफ विच टैक्सेस इज नॉट शिफ्टेबल, किसका बोझ आप शिफ्ट नहीं कर सकते, तो जिसका बोझ आप नहीं शिफ्ट कर सकते वो डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि भैया हमारी इनकम पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इस पे आप बोझ शिफ्ट कर सकते हो। तो इस पे जो है वो क्लास इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, शिफ्टेबल इन नेचर का हो गया। दूसरी बात, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है, लाइक क्लास कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, सरकार का जो टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स हो गया। क्या पता आइडेंटिफाई करने को 4 टैक्स दे दे, बोले बताओ कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, ठीक है, गिफ्ट टैक्स, ये सब आपका जो है वो डायरेक्ट टैक्स। और दूसरी बात, जो भी डायरेक्ट टैक्स है इसका जो नेचर होता है ना डायरेक्ट टैक्स का, वो प्रोग्रेसिव होता है। ये भी आप लिख लेना कॉपी में, किस नेचर का है, प्रोग्रेसिव। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका नेचर क्या है, रिग्रेसिव, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम है, अमीर हो चाहे गरीब हो सबके लिए सेम है। इसमें जीएसटी हो गया और आपका कस्टम ड्यूटी हो गया। कस्टम ड्यूटी को कई जगह बुक में इंपोर्ट ड्यूटी भी लिखा गया है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी कह लो या इंपोर्ट ड्यूटी कह लो। तो ये नॉट शिफ्टेबल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्टेबल है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है, ये प्रोग्रेसिव है, इनकम के साथ बढ़ता चला जाता है। लेकिन अब जैसे कोई भी सामान है, गरीब खरीदे अमीर खरीदे, उस पर टैक्स रेट सेम है, तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ये किसी और से रिकवर किया जा सकता है, रिग्रेसिव है। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी पहले अलग अलग नाम थे, बट अब अलग अलग नाम नहीं है, तो अब जीएसटी ही है। सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, पहले अलग अलग नाम, सर्विस टैक्स, अब सबको मिला क्या कर दिया, जीएसटी कर दिया। ओके,
तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास एक बार मुझे कमेंट में देते हैं कितने बच्चों को एक्चुअल में याद है, और जिनको नहीं पता है वो कमेंट में देख लेना। जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ था, जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल कब हुआ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ था आपने बताना है, कौन सा डेट कौन सा मंथ, ज़रूर आपको बताना है। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सा प्रोग्रेसिव है, कौन सा रिग्रेसिव नेचर का है, एग्जाम्पल से पूछ सकता है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन होता है वो खुद पे करता है। यहाँ पे क्या है, वो खुद पे नहीं करेगा, कोई और उसकी जगह पे करेगा। अलग नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बजट। तो बता दूं बेटा, बजट होते हैं 3 टाइप के बजट। सबसे पहला है सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट कौन सा बजट होता है, जहां पे टोटल रिसीट ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से, अगर कमाई ज्यादा है खर्चे कम है, तो उस बजट को हम लोग बोलते हैं सरप्लस बजट, वेयर टोटल रिसीट्स आर ग्रेटर दैन टोटल पेमेंट और टोटल एक्सपेंडिचर। इक्विलिब्रियम बजट, इक्विलिब्रियम बजट जहां पे टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों आपस में बराबर है। इक्विलिब्रियम बजट कौन सा बजट होता है, जहां पे टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों आपस में बराबर होता है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम बजट। तीसरा होता है डेफिसिट बजट। तीसरा है डेफिसिट बजट, जहां सरकार की रिसीट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो यहाँ से ये तो आपको पता चल गया कि सरप्लस बजट कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम बजट कौन सा होता है, डेफिसिट बजट कौन सा होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, ध्यान से समझना बात को, ठीक है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सरकार कौन सा बजट बनाती है। तो बड़ा ध्यान रखना, इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार सरप्लस बजट बनाती है। इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो सरकार पब्लिक से ज़्यादा टैक्स वसूलती है। सरकार जो है वो कोशिश करती है कि पब्लिक से ज़्यादा पैसा हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास ज़्यादा पैसा है मतलब रिसीट हमारी बढ़ जाए, खर्चों से ज़्यादा हम खर्चा कम करें, कमाई बढ़ा लें, क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, पैसा बहुत है उनके पास, तो पब्लिक से पैसा ले लें, तो रिसीट ज़्यादा और खर्चे कम। तो इसको बोलते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अगर महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन है, तो सरकार को सरप्लस बजट बनाना चाहिए। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन मंदी का अगर टाइम है, डिफ्लेशन है, मंदी चल रहा है, तो सरकार को जो बजट बनाना चाहिए उसको वो कैसा बजट बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए क्लास डेफिसिट बजट। तो इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट बनाती है सरकार, डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट। और ये बातें लिखी कहाँ है, एक पॉइंट के अंदर लिखी जिसका नाम है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो बजट का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ से क्लास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशन में कैसा बजट बनता है, डिफ्लेशन में कैसा बजट बनता है, और ये इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट बनाना और डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट बनाना ऐसा कहाँ लिखा है। तो ऐसा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉइंट के अंदर लिखा गया है। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ पाओ। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ डेफिसिट। यानी कि बजट 3 टाइप का है, सरप्लस बजट, इक्विलिब्रियम बजट और डेफिसिट बजट। लेकिन डेफिसिट के भी टाइप्स हैं, ध्यान समझना। जो डेफिसिट बजट है ना, उसके भी टाइप्स हैं, तो ध्यान से अच्छे से क्लास समझो, मैं लिखवा रहा हूँ क्लास। डेफिसिट आपका है 4 अलग अलग टाइप्स में, मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहला डेफिसिट का नाम है बजटरी डेफिसिट, ठीक है। सबसे पहला डेफिसिट का नाम है बजटरी डेफिसिट। दूसरा डेफिसिट का नाम है रेवेन्यू डेफिसिट। और आप इसके फॉर्मूले वगैरह अच्छे से लर्न कर लोगे, ताकि अगली क्लास के अंदर मैं इन सब के न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, इंप्लीकेशंस भी बताऊंगा रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट के, और देन हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। और इस पूरे वीक अकाउंट्स की कोई वीडियो नहीं आएगी, अकाउंट्स की वीडियो आएगी नेक्स्ट वीक से, और डेली आएगी शाम को, उसमें हम लोग कंपनी अकाउंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। तीसरा है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग से भी डिनोट किया जाता है। और लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो ये 4 तरह का डेफिसिट है, बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला तो आप यहीं पे लिख लो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, खत्म। बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर में से आप टोटल रिसीट को माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका बजटरी डेफिसिट। सारे के सारे खर्चे में से देखो, हम टी से क्यों घटाते हैं, क्योंकि डेफिसिट है, और डेफिसिट में हमेशा टी जो है वो ज़्यादा होगा। डेफिसिट का मतलब ही क्या है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो टी ज़्यादा है टी आर से। तो बजटरी डेफिसिट यानी कि लमसम डेफिसिट ही कहते हैं इसको, बजट डेफिसिट कह लो या बजटरी डेफिसिट कह लो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी माइनस टी आर।
दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट जिसका फॉर्मूला आर ई माइनस आर आर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। अच्छा एक बात और, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, बड़ा सुनो मेरी बात। मैंने आपको बताया था कि जो बजट है, जो टोटल बजटरी रिसीट है, जो बजटरी रिसीट है, टोटल रिसीट है, उसके दो पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। फिर रेवेन्यू रिसीट के दो पार्ट हैं, टैक्स रिसीट प्लस नॉन टैक्स रिसीट। फिर टैक्स रिसीट के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये भी तो फॉर्मूले हैं, पर इसे याद करने की जरूरत ही नहीं। अगर तुम्हें क्लासिफिकेशन पता है तो ये भी तो फॉर्मूले हैं बेटा। बजटरी रिसीट, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के दो पार्ट, टैक्स प्लस नॉन टैक्स। टैक्स के दो पार्ट, डीटी प्लस आईडीटी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब आर ई माइनस आर आर, बजटरी डेफिसिट मतलब टी माइनस आर आर। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला तो मैं डिटेल में आपको लिखवाऊंगा ही, बट क्या आपको रेवेन्यू याद हो गया? फटाफट वीडियो को लाइक कर दो क्लास। आप अगर सपोर्ट दिखाओगे तो मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए। इवन क्लास कर भी रहा हूँ डेली बेसिस पर, आप प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। अगर आप क्लास 12 में हो तो पूरी प्रिपरेशन एमसीक्यू सीरीज से लेकर टर्म 2 की रिटर्न डिस्क्रिप्टिव पेपर हर कुछ आपका होगा 12th का, आप टेंशन ना लो। तो बस आप सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो वीडियो को, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, इतना आपको करना है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, अगर आपको लग रहा है कि सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, शॉर्ट में एकदम अच्छे से बेहतरीन कम टाइम लेके, तो प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाओ। बजट डेफिसिट टी माइनस टी आर, रेवेन्यू डेफिसिट आर ई माइनस आर आर, फिजिकल डेफिसिट को बोरोइंग्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला जो है वो मैं डिटेल में लिखूंगा, बिकॉज इसका फॉर्मूले 2-3 फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं इसके। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? अगर आप फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट पेमेंट, तो आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। ध्यान सुनना, फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दोगे तो आएगा प्राइमरी। और फिजिकल को कहते हैं बोरोइंग्स, और बजटरी क्या है? टी माइनस टी आर। रेवेन्यू क्या है क्लास? आर ई माइनस आर आर। तो इस तरीके से 4 तरह के डेफिसिट है, इनके फॉर्मुलों से क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब बात करेंगे फिजिकल डेफिसिट की, और देन हम आज ही क्लास को एंड करेंगे, और अगली क्लास के अंदर हम लोग इसके सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। आप फॉर्मूला याद करके आओगे सब कुछ, और इंप्लीकेशन पढ़ के इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो है टी माइनस टी आर। बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने गलत लिख दिया, ये तो बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला है। बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में एक चीज लिखना भूल गया। क्या? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अगर मैं फिजिकल डेफिसिट निकाल रहा हूं तो मैं टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीट माइनस कर दूंगा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग को हटा के मैं माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा आपका फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग को छोड़कर मैं सब कुछ घटा दूंगा क्लास, सारी रिसीट्स को घटा दूंगा, रेवेन्यू भी घटा दूंगा और कैपिटल भी, बस बोरोइंग को छोड़कर। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, टी यू क्या लिख सकते हैं? आर ई प्लस आर आर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू रिसीट। एक सेकंड क्या लिख दिया मैंने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होगा इसका बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सक्लूडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये आएगा टोटल एक्सपेंडिचर। भाई एक बात बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर की जगह पे रेवेन्यू प्लस कैपिटल लिख सकते हो ना? गुड। माइनस टोटल रिसीट मतलब रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट में एक चीज नहीं लेना होता है। क्या नहीं लेना होता है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। यानी कि अगर मुझे फिजिकल डेफिसिट निकालना है, फिजिकल डेफिसिट, तो मैं टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट घटाऊंगा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, या मैं टोटल एक्सपेंडिचर में से इसको तोड़ दिया मैंने, टी की जगह आर ई प्लस सी, और टोटल रिसीट के अंदर रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। बट कैपिटल रिसीट के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स। तो बोरोइंग को छोड़कर घटा देना। ये हो गया क्लास आपका फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला। तो इन दोनों फॉर्मूलों का आप यूज कर सकते हो फिजिकल डेफिसिट को निकालने के लिए। एक लास्ट फॉर्मूला और है, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में इफ बजटरी डेफिसिट इज गिवन, इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, ध्यान रखना। अगर तुम्हें क्वेश्चन में बजटरी डेफिसिट दे रखा है और तुमको फिजिकल डेफिसिट निकालना है, तो आप क्या करोगे? बजटरी डेफिसिट में एक चीज आप ऐड कर दोगे, बस पता है क्या है? बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी।
तो आपका फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। बजटेड डेफिसिट में बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी करोगे ना तो आपका फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला सही है या गलत है चेक करना है तो तुम बजटेड डेफिसिट का फॉर्मूला लगा देना, कंप्यूट कर देना, तुम्हारा बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी ऐड कर देना, बोरिंग कट जाएगा तो अल्टीमेटली ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता देना, मैं अगली क्लास में एक्सप्लेनेशन करके दिखा दूंगा। कमेंट पर आप बोलोगे तो, अगर आप याद कर लोगे तो वेल एंड गुड है, बिकॉज आपको याद ही करना है क्योंकि आपको फॉर्मूले में टिक करना है बस। तो ये हो गया फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट घटा देंगे, बस बोरोइंग को छोड़ दो क्योंकि बोरोइंग ही फिजिकल डेफिसिट है। या फिर हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर की जगह आर ई प्लस सी और टोटल रिसीट की जगह रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट में एक चीज छोड़ देना, क्या ब्रैकेट में, नेट ऑफ बोरोइंग से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। कई बार नेट ऑफ बोरोइंग्स भी लिखा हुआ, नेट ऑफ बोरोइंग्स या एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, विदाउट बोरोइंग्स, तो एक ही बात है वो। तो ये हो गया फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला। और ये हमने लिखवाया क्लास बजटेड डेफिसिट टी माइनस टी आर, रेवेन्यू आर ई माइनस आर आर, फिजिकल तो बोरिंग और फॉर्मूला लिखवा दिया आपको। और प्राइमरी का फॉर्मूला क्या है, फिजिकल माइनस इंटरेस्ट। अगर मैं फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट घटा दूं तो आ जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करो क्लास, कमेंट करो आपको कैसा लगा आज की क्लास, और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। अगली क्लास के अंदर भी छोटी सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग विदिन 20 मिनट्स के अंदर आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।